वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे साथ बेसिक मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि इस यूनिट के पार्ट 1 में हमने कॉमुलेटिव इंसिडेंस तक जो है इस यूनिट को डिस्कस कर लिया था। कॉमुलेटिव इंसिडेंस के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कॉमुलेटिव इंसिडेंस जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम आसानी से किसी भी रिस्क फैक्टर की एस्टिमेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉमुलेटिव इंसिडेंस के जो रिजल्ट्स हमारे साथ आते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि हमारे साथ जो कॉमुलेटिव इंसिडेंस है, ठीक है, कॉमुलेटिव इंसिडेंस के अगर आप फार्मूला एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें आपको कहीं पर भी जो है टाइम का जिक्र जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इस पर अमल करते हैं, लेकिन जब इसको हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के दौरान फिर कॉमुलेटिव इंसिडेंस जो है ये टाइम की मोहताज होती हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक ख़ास स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, मोनीटर करते हैं। सो कॉमुलेटिव इंसिडेंस जो है इसको हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं और इसी तरह से अपने जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको मॉनिटर करते हुए उनसे डेटा जो है कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें ऑलरेडी हमने इस यूनिट के पार्ट 1 में काफ़ी डिटेल के साथ जो है की हुई है। सो आज के लेक्चर की जो शुरुआत है वो हम किससे करेंगे, इंसिडेंस डेंसिटी या इंसिडेंस रेट से करेंगे। ठीक है, इंसिडेंस डेंसिटी या इंसिडेंस रेट किसे कहते हैं इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सब स्टूडेंट के लिए। इंसिडेंस डेंसिटी या इंसिडेंस रेट से मुराद ये है कि मेजर्स द रैपिडिटी विद विच न्यू केसेस आर अकरिंग इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में, एक कम्युनिटी में नए केसेस कितनी रफ्तार के साथ जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। मतलब यह है कि लोग जो है कितनी तेज़ी के साथ जो है वो बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। बीमारी जो है दूसरे लोगों को लग रही है, तो दूसरे लोगों को जब लगेगी कम्युनिटी में, पॉपुलेशन में, तो मतलब नए केसेस हमारे साथ रिपोर्ट होंगे। तो एक बीमारी कितनी रफ्तार के साथ जो है एक केस जो है, मतलब पॉपुलेशन में केसेस जो है कितनी रफ्तार के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं, कितनी तेज़ी के साथ वो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंसिडेंस डेंसिटी या इंसिडेंस रेट कहते हैं। ठीक है, सो आपके पास फार्मूला एक्सप्रेशन मौजूद है जिसमें आपको दिया गया है इंसिडेंस रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम या पर्सन टाइम। ठीक है, टोटल टाइम या पर्सन टाइम से मुराद ये है, ये हमारे साथ वो पॉपुलेशन होती है जो कि डिज़ीज़ फ्री होती है। ठीक है, जिनको हमने मॉनिटरिंग पर रखा होता है, फॉलो अप पर रखा होता है, और इसी दौरान हम क्या करते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं कि इस ख़ास टाइम पीरियड के दौरान जो है कितने लोगों में जो है नए केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंसिडेंस रेट कहते हैं या इंसिडेंस डेंसिटी कहते हैं। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको कहा कि आई से क्या मुराद है, आई रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग फॉलो अप। जो फॉलो अप हम कर रहे होते हैं तो उस दौरान जितने भी नए केसेस रिपोर्ट होते हैं उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पीटी का भी मैंने आपको बताया कि टोटल टाइम दैट डिजीज फ्री इंडिविजुअल इन द कोहॉर्ट आर ऑब्जर्व ओवर द स्टडी पीरियड। स्टडी पीरियड के दौरान हम जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि डिजीज़ फ्री होते हैं तो उसकी हम क्या कर रहे होते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो इंसिडेंस डेंसिटी या इंसिडेंस रेट, इसके लिए जो दूसरे टर्म यूज़ होते हैं इसको हम हैज़र्ड रेट भी कह सकते हैं, इसको आप इंसिडेंस डेंसिटी रेट भी कह सकते हैं, इसको आप पर्सन टाइम इंसिडेंस के नाम से भी जो है आप इसको रिकॉल कर सकते हैं।
द एवरेज पर्सन टाइम इंसिडेंस रेट भी आप इसको क्या कह सकते हैं, इसके ज़रिए आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। इसी तरह से मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ मेजरिंग इंसिडेंस, जो इंसिडेंस रेट या इंसिडेंस डेंसिटी है, ये हमारे साथ एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मेथड है इंसिडेंस को मेजर करने का। सोफिस्टिकेटेड से क्या मुराद है? सोफिस्टिकेटेड से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक जदीद मेथड है, एक एडवांस मेथड है, जिसके ज़रिए हम इंसिडेंस को क्या कर सकते हैं, उसकी मेजरिंग कर सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जिसमें कहते हैं कि हमारे पास 12 पार्टिसिपेंट है जो कि क्या है, स्टडी के स्टार्ट में डिजीज़ फ्री है, उनको किसी किस्म की बीमारी नहीं है। उनको हम क्या करते हैं, 5 ईयर पीरियड के लिए हम उनको क्या करते हैं, फॉलो अप पर रखते हैं, उनको जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। सो जो 5 ईयर है ये 1990 से स्टार्ट होती है, 1995 तक जो है इनकी क्या होगी, ड्यूरेशन होगी। सो हमारे पास यहाँ पर 12 पार्टिसिपेंट मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1990 से तकरीबन 3 पार्टिसिपेंट जो है इनकी फॉलो अप हमारे साथ स्टार्ट हुई है, जिसमें अगर पहले पार्टिसिपेंट को देखें तो फॉलो अप के तकरीबन 2.5 साल बाद जो है उनको क्या हो जाती है, उनमें एक केस जो है वो रिपोर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरे पार्टिसिपेंट को देखें तो 3.5 साल बाद जो है उनमें एक केस रिपोर्ट हो जाता है, और अगर तीसरे पार्टिसिपेंट को देखें तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेथ होने की वजह से वो उस स्टडी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उसको फिर हम स्टडी में उनको क्या करते हैं, कंक्लूड नहीं करते। इसी तरह से जो चौथा बंदा है तो ये स्टडी के तकरीबन 1 साल बाद जो है हमारी स्टडी में जो है वो इंक्लूड हुआ है, शामिल हुआ है, और इसी तरह से इनकी फॉलो अप के दौरान 2.5 साल बाद जो है इनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये एक सिंपल स्केच आपको दिया गया है कि किस तरह से जो है हम पार्टिसिपेंट की फॉलो अप करते हैं, ठीक है, किस तरह से जो है हम उनमें नए केसेस जो है वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसको हम रिपोर्ट करते हैं। तो ये आपको सिंपल एक स्ट्रक्चर, एक स्केच जो है वो बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इंसिडेंस रेट की एग्जांपल को देखें तो एक्सप्रेशन आप सबको ऑलरेडी पता है कि इंसिडेंस रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, डिजीज़ फ्री पॉपुलेशन होती है, ठीक है। सो इंसिडेंस मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 नए केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं और टोटल पॉपुलेशन हमारे साथ 25 है। सो इसको अगर हम डिवाइड करें तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है 0.20। 0.20 वैल्यू आ गई। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 100% से या 100 से, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 20, ठीक है। सो 20 का मतलब ये है कि पर ईयर के लिहाज से हर 100 लोगों में 20 लोगों को क्या होती है, 20 लोगों में नए डिजीज़ जो है वो क्या होती है, रिपोर्ट होती है, मतलब नई डिजीज़ जो है उनमें डायग्नोस होती है। इसी तरह से अगर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास फिर 200 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि पर ईयर के लिहाज से 1000 पॉपुलेशन में 200 जो लोग होते हैं उनमें बीमारी के काज होने के जो रिस्क होते हैं वो क्या होते हैं, पैदा होते हैं। सही है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना होगा, इंसिडेंस रेट के ज़रिए आपने जो इंसिडेंस है उसको आपने मेजर करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं जिसमें कहते हैं कि इज़ द वैल्यू ऑफ 0.20 अ प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है 0.20, क्या ये प्रोपोर्शन है? तो बिल्कुल ये प्रोपोर्शन है। इसको अगर आप 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी 20%। तो 20% जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हमारे साथ प्रोपोर्शन फॉर्म है, ठीक है, मतलब परसेंटेज जो होती है इसको हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन में इसको हम प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि डज द वैल्यू ऑफ 0.2% रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज। 0.20 से मुराद ये है कि 20% जो पॉपुलेशन है उनमें बीमारी के काज होने के क्या होते हैं, रिस्क होते हैं। सो ये एक इंडिविजुअल के लिए 20% नहीं होता, बल्कि जितने भी पॉपुलेशन होती है उन पॉपुलेशन में सारे के सारे मतलब टोटल 20% चांसेस होते हैं उस पॉपुलेशन में जिसमें जो है लोगों को बीमारी के काज होने का रिस्क या अंदेशा जो है वो पैदा होता है, ठीक है।
अब आ जाते हैं प्रेवलेंस की तरफ। प्रेवलेंस का भी मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। प्रेवलेंस से मुराद ये है कि जो एग्जिस्टिंग केसेस होती है पॉपुलेशन में, ठीक है, पहले से हमारी स्टडी से पहले जो केसेस मौजूद होते हैं, तो उसकी जब हम मेजरिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। सो मेजर्स एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ अ हेल्थ कंडीशन इज कॉल्ड प्रेवलेंस। मतलब ये है कि हमारी स्टडी से पहले जो बीमारियां कम्युनिटी में मौजूद होते हैं, लोग जो इस बीमारियों से जो है मुतासिर हो चुके होते हैं, तो उसकी जब हम मेजरिंग करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रेवलेंस कहते हैं, ठीक है। इनहेरेंटली बाइस टुवर्ड इंक्लूजन ऑफ सर्वाइवर, ठीक है। मतलब यह है कि प्रेवलेंस में हम क्या करते हैं, प्रेवलेंस में हम उन लोगों की को क्या करते हैं, उन लोगों को इंक्लूड करते हैं जो कि क्या हुए तो है, बीमारी का शिकार हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सरवाइव कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ज़िंदा होते हैं। तो इन लोगों को हम क्या करते हैं, प्रेवलेंस की स्टडी में उनको हम इंक्लूड करते हैं। प्राइमरी आउटकम ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, फॉर एग्जांपल सैंपल सर्वे, ठीक है। जब क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में भी हम क्या करते हैं, प्रेवलेंस को मेजर करते हैं। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के ज़रिए हमें प्रेवलेंस के बारे में डेटा जो है वो काफ़ी आसानी से जो है वो मिल जाती है। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास प्रेवलेंस के जो है टू टाइप्स है, ठीक है। टू टाइप ऑफ प्रेवलेंस है हमारे पास, जिसमें एक हमारे साथ पॉइंट प्रेवलेंस कहलाती है और दूसरा हमारे साथ पीरियड प्रेवलेंस जो है कहलाती है, ठीक है। पॉइंट प्रेवलेंस की अगर मैं आपको बताऊं तो पॉइंट प्रेवलेंस का कंसेप्ट ये है, मिसाल के तौर पर आप जो है एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं। आपका जो टाइम पीरियड है वो टोटल जो है 1 से लेकर 10 डेज़ पर मुश्तमिल ये आपका टाइम पीरियड है। सो इस टाइम पीरियड के दौरान आप चाहते हैं कि मैं देखूं कि 5 डे पर हमारे स्टडी के जो 5वां दिन है, 5वें दिन पर हमारे पास कितने केसेस जो है वो हो सकते हैं। तो ये आपका क्या है, 5वां डे है, ठीक है। तो अब आप सिर्फ 5 वाले डे पर क्या कर रहे हैं, 5 वाले डे पर आप डेटा गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डेटा मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस 5 डे पर आप चूंकि कर रहे हैं, स्पेसिफिक डे आपने जो है क्या किया है, उसको स्पेसिफाई किया है, तो इस वजह से ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉइंट प्रेवलेंस होगा। मतलब एक ख़ास पॉइंट पर आप क्या करते हैं, डेटा देखते हैं, कंडीशन जो है उसको मॉनिटर करते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट प्रेवलेंस कहेंगे। मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, ठीक है। एक जो हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में एक ख़ास पॉइंट पर आप क्या करते हैं, डिजीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप देखते हैं। फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि कितनी तादाद में बीमारियां जो है उस ख़ास टाइम पीरियड में आपके पास मौजूद है, आपने उसको रिपोर्ट किया हुआ है, मॉनिटर किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जब हम मेजरिंग करते हैं, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉइंट प्रेवलेंस कहते हैं, ठीक है। सो पॉइंट प्रेवलेंस का फार्मूला जो है वो सिंपली आपको दिया गया है, इंतहाई सिंपल फार्मूला है। पॉइंट प्रेवलेंस इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय N। C किसे कहते हैं, C से मुराद ये है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्व केसेस एट टाइम T, एक ख़ास टाइम पीरियड की टाइम पॉइंट पर जो है आपके पास जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए होते हैं या जितने भी केसेस आप ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से n जो है, n ये आपकी जो टोटल पॉपुलेशन साइज़ है उसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपल कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें जो है आप स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आप स्टूडेंट को बहुत सिंपल अल्फाज यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ में जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दिया गया है, कहते हैं कि सपोज देयर आर 150 इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन साइज़ है वो कितनी होगी, 150 होगी। एंड ऑन अ सर्टन डेज 15 आर इल विद फ्लू, ठीक है। कहते हैं कि कुछ दिनों बाद जो है, कुछ दिनों बाद जो है
उस टोटल पॉपुलेशन में 15 लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, वो फ्लू की वजह से बीमार हो जाते हैं। तो 15 ये आपका क्या होगा, 15 ये आपकी सी हो गई। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड प्रेवलेंस फॉर दिस पीरियड। तो प्रेवलेंस का फार्मूला आपको पता है कि प्रेवलेंस इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। सो सी की जगह आपने क्या कर लेना है, 15 को पुट कर लेना है, एन की जगह आपने 150 को पुट कर लेना है। तो इसके से आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.10 आएगा। सो इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 10%, ठीक है। सो 10% जो है क्या होंगी, 10% आपकी जो पॉपुलेशन है वो प्रेवलेंस, एस्टिमेटेड प्रेवलेंस होगा उनमें, मतलब 10% पॉपुलेशन जो थी वो पहले से क्या थी, बीमारी का शिकार थी, उनमें बीमारी मौजूद थी। तो ये आपका क्या है, पॉइंट प्रेवलेंस है। इंतहाई सिंपल है, जस्ट आप लोगों को थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस करनी होगी और बाकी इसमें कोई ख़ास मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। अगर हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रेवलेंस की अगर यूज़फुलनेस के बारे में बात करें, इसके फ़ायदों के बारे में बात करें, इस्तेमालात के बारे में बात करें, तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, असेसिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन की जो हेल्थ स्टेटस है, हेल्थ कंडीशन है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, उसको हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से प्लानिंग हेल्थ सर्विसेज, जितने भी हेल्थ सर्विसेज है उसको जो है हम प्रेवलेंस डेटा के मुताबिक जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके ज़रिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑफन द ओनली मेजर पॉसिबल विद द क्रॉनिक डिजीज़ वेयर इंसिडेंस केसेस कैन नॉट बी इजीली डिटेक्टेड, ठीक है। इसी तरह से प्रेवलेंस के ज़रिए जो है हम सिर्फ क्रॉनिक डिजीज़ जो है उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए जो है हम इंसिडेंस केसेस को मेजर आसानी से डिटेक्ट भी नहीं कर सकते और मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अगर नॉट वेरी यूजफुलनेस के बारे में बात करें, ठीक है, सो आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स, कंफ्यूजन बिटवीन रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइवल वर्सेस रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग डिजीज़, ठीक है। प्रेवलेंस के ज़रिए जो है हम रिस्क फैक्टर्स को आसानी से जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम प्रेवलेंस के ज़रिए रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो अमूमन कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि सर्वाइवर के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या है और जिनमें डिजीज़ डेवलप हो रही है तो उनके लिए रिस्क फैक्टर क्या है। तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन के शिकार जो है लोग हो जाते हैं। मेक्स नो सेंस फॉर कंडीशन दैट आर एक्यूट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। इसी तरह से प्रेवलेंस के ज़रिए जो है हम उन केसेस को रिपोर्ट नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड पर मुश्तमिल हो या शॉर्ट ड्यूरेशन वाली हो या एक्यूट हो, अचानक से आई हुई जो डिजीज़ है उसको जो है हम प्रेवलेंस के ज़रिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं पीरियड प्रेवलेंस की तरफ। पीरियड प्रेवलेंस जो है ये आपके पास सिंपल है। पीरियड प्रेवलेंस से मुराद ये है कि आपके पास जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1 डे से लेकर 10 डे तक ये आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना। तो ये आपका एक ख़ास टाइम पीरियड है। सो पीरियड प्रेवलेंस में हम क्या करते हैं, पीरियड प्रेवलेंस में हम फर्स्ट डे से लेकर 10 लास्ट डे तक हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और इस दौरान देखते हैं कि कितने हमारे पास जो है पहले से डिजीज़ मौजूद है और कितने जो है नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सो पीरियड प्रेवलेंस में हम जो प्रेवलेंस है उसको भी मेजर करते हैं और इसके साथ जो नए केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं टोटल पॉपुलेशन में। सो सी, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रेवलेंट केसेस एट द बिगनिंग ऑफ टाइम पीरियड के स्टार्ट होते ही हुए हमारे पास जो पहले से केसेस मौजूद होते हैं तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से मुराद ये है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस, ठीक है, टाइम पीरियड के दौरान, उस ख़ास पीरियड के दौरान जितने भी नए केसेस रिपोर्ट होते हैं उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल एन जो है ये आपकी जो टोटल पॉपुलेशन साइज़ है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो प्रेवलेंस की एग्जांपल आपको दी गई है, ठीक है, आप इसको ख़ुद देख सकते हैं। इंतहाई सिंपल है, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं है। जिस तरह से इंसिडेंस डेंसिटी या इंसिडेंस रेट का जो आपको ग्राफ दिया गया था, ठीक है, और ग्राफ के ज़रिए आपको बताया गया था, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। आप इसको देखकर ख़ुद ही जो है वो जान सकते हैं कि इसमें क्या है।
व्हाट इम्पैक्ट्स पीरियड एस्टिमेशन, कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी जो प्रेवलेंस एस्टिमेशन है उसको इम्पैक्ट कर सकती है, आपकी जो प्रेवलेंस के बारे में जो आपने अंदाज़ा लगाया होता है उसको क्या कर सकती है, मुतासिर कर सकती है। सो इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। मतलब ये है कि ऑल न्यू केसेस इन माइग्रेशन, मतलब किसी कम्युनिटी में जो है कोई माइग्रेट कर जाए या आउट माइग्रेशन या उस कम्युनिटी से जो है लोग, जो बीमार लोग होते हैं वो चले जाए, तो इससे क्या होता है, उससे वहाँ पर जो डिज़ीज़ बर्डन की तादाद होती है वो क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रेवलेंस एस्टिमेशन होती है वो क्या हो जाती है, वो मुतासिर हो जाती है। इसी तरह से अगर डिज़ीज़ के दौरान कोई बंदा जो है वो क्या हो जाए, वो क्योर हो जाए, वो ठीक हो जाए, ठीक है, तो ठीक होने की वजह से भी उनकी जो प्रेवलेंस एस्टिमेशन है वो मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी की डेथ हो जाए तो डेथ होने की वजह से भी वो उस स्टडी से क्या हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है, निकल जाता है, उसको फिर हम अपनी स्टडी में शामिल नहीं करते। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है हमारी जो प्रेवलेंस के बारे में हम जो एस्टिमेट करते हैं, जो अंदाज़ा लगाते हैं, वो क्या हो सकता है, वो इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑल न्यू केस एग्जिस्टिंग एट वन पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी प्रेवलेंस के बारे में जो एस्टिमेशन है उसको क्या कर सकती है, उस पर असर डाल सकती है। व्हाट फैक्टर्स कैन इंक्रीज प्रेवलेंस, वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से प्रेवलेंस जो है उसमें इजाफा हो सकता है, उसमें इंक्रीज़ आ सकती है। सो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेवलेंस जो है हम स्पेसिफिकली उन कंडीशन में करते हैं, उन डिजीज़ के लिए करते हैं जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग हो, मतलब जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए हम प्रेवलेंस जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। सो लॉन्गर ड्यूरेशन जो है ये हमारी जो प्रेवलेंस है उसको क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। जितने लोग जो है ज़्यादा अरसे के लिए बीमार रहेंगे, ज़्यादा अरसे पर जो है, ज़्यादा अरसे वाली बीमारी पर जो है वो क्या करेंगे, उनको बीमारी होंगी, तो इस वजह से हमारे पास ज़्यादा जो डिज़ीज़ बर्डन है वो ज़्यादा होंगी, तो इस वजह से प्रेवलेंस जो रिपोर्ट है वो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होंगी। प्रोलॉन्गिंग ऑफ लाइफ विदाउट क्योर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जो कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ के पेशेंट होते हैं, तो वो जो है उनको जब एक बार ये डिज़ीज़ हो जाती है तो वो फिर पहले की तरह नॉर्मल नहीं होते, बल्कि वो इन बीमारी के साथ ही क्या करते हैं, गुजारा करते हैं और अपनी लाइफ जो है वो पूरी ज़िंदगी इन बीमारियों के साथ गुजारते हैं। तो इस तरह के केसेस की वजह से हमारा जो प्रेवलेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान अगर नए केसेस रिपोर्ट होते हैं तो नए केसेस के रिपोर्ट होने की वजह से भी प्रेवलेंस में इंक्रीज़ आएगी। इसी तरह से जिस कम्युनिटी में ये केसेस रिपोर्ट हुए होते हैं और उस कम्युनिटी में जो है दूसरे लोग जो है वो क्या कर जाए, आ जाए, रहना शुरू कर दे, ठीक है, और वो भी ऑलरेडी बीमारी का शिकार हो, तो इससे हमारी प्रेवलेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसी तरह से अगर उस कम्युनिटी से क्या होते हैं, आउट माइग्रेशन ऑफ हेल्दी पीपल, उस कम्युनिटी से जो है जितने भी सेहतमंद लोग हैं वो क्या कर जाए, हिजरत कर जाए, तो पीछे सारे बीमार लोग जो है रह जाते हैं, तो इस वजह से इससे भी प्रेवलेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होंगी। इसके अलावा अगर उस कम्युनिटी में ससेप्टेबल लोग जो है वो क्या कर जाए, हिजरत कर जाए, वहाँ पर रहना शुरू कर दे, तो इससे हमारी प्रेवलेंस में क्या आएगी, इंक्रीज़ आएंगी। इसके अलावा जितनी हम डायग्नोसिस करेंगे, जितनी हम स्क्रीनिंग करेंगे, तो उससे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे, तो इससे हमारी जो प्रेवलेंस है वो क्या होगी, उसमें इंक्रीज़ आएंगी। तो ये वो तमाम फैक्टर है जो कि हमारे प्रेवलेंस को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। बिल्कुल इसके अपोजिट जो है ये वो फैक्टर होंगे जिससे हमारे प्रेवलेंस में डिक्रीज़ आएंगी। जैसे कि व्हाट फैक्टर कैन डिक्रीज़ प्रेवलेंस, वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से प्रेवलेंस में डिक्रीज़ आ सकती है। सो इसमें पहली बात क्या है, वहाँ पर हमने लॉन्गर ड्यूरेशन की बात की थी, यहाँ पर अब हमारे साथ शॉर्टर ड्यूरेशन की बात होगी। मतलब वो बीमारियाँ जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है हो, तो मतलब ये है कि वो टाइम पीरियड जो है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बीमारी काज होंगी, उसके बाद बंदा जो है वो ठीक हो जाता है, तो मतलब केस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो केस के ख़त्म होने
की वजह से प्रेवलेंस में डिक्रीज़ आएगी। इसके साथ साथ हाई केस फर्टिलिटी से मुराद ये है कि हाई केस फर्टिलिटी से मुराद ये है कि जितने भी हमारे पास केसेस फैटल होंगे, फैटल से मुराद ख़तरनाक होंगे जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो जब हम इमीडिएट ट्रीटमेंट देंगे तो वो केस जो है या तो उसी टाइम रिकवर करेगी या उसकी वजह से डेथ होगी। तो इस वजह से भी प्रेवलेंस में क्या आएगी, डिक्रीज़ आएगी। इसके साथ साथ जब नए केसेस रिपोर्ट होना जो है वो कम हो जाए, ठीक है, उसमें कमी आ जाए, तो इससे प्रेवलेंस में डिक्रीज़ आएगी। इसके अलावा उस कम्युनिटी को अगर हेल्दी लोग क्या कर जाए, माइग्रेशन कर जाए, वहाँ पर रहना शुरू कर दे, तो हेल्दी लोगों की तादाद इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेवलेंस में डिक्रीज़ आएंगी। इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार है, ठीक है, और वो वहाँ से क्या कर जाए, हिजरत कर जाए, चले जाए, तो पीछे जो है सेहतमंद लोग रह जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेवलेंस में डिक्रीज़ आएंगी। और इसी तरह से अगर लोगों की जो बीमारी की शरह है उसमें कमी आना शुरू हो जाए, मतलब उनकी बीमारी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाए, तो इससे भी प्रेवलेंस क्या होगी, उसमें कमी आएगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक डेटा टेबल जो है वो दिया गया है, जिसमें आपको कह रहे हैं कि एक ऑब्जर्वेशन या रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 ईयर है। ठीक है, और इस 10 ईयर के टाइम ड्यूरेशन के दौरान जितने भी हार्ट डिजीज़ है उसको क्या करने हैं, उसके बारे में रिपोर्ट हासिल करनी है। सो यहाँ पर आपको डेटा ऑलरेडी दिया गया है, जिसमें पहला जो आपके पास सैंपल है, जिसमें आपके पास 30 लोग जो है वो मौजूद है, जिनकी आप 10 ईयर के लिए क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो अप पर रख रहे हैं। इसी तरह से फिर दूसरे ग्रुप में आपके पास 10 पीपल है, जिनको आप 9 सालों के लिए जो है फॉलो अप पर रखते हैं। तीसरे ग्रुप में आपके पास 7 लोग हैं, पीपल है, इसी तरह से उनको आप 8 साल के लिए जो है ऑब्जर्वेशन पर रखते हैं। इसी तरह से आपके पास जो चौथा ग्रुप है उसमें 2 लोग हैं और उनको आप 2 साल से 7 साल के लिए जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। और लास्ट ग्रुप में जो है आपके पास वो एक बंदा है जिसको आप 1 साल के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। सो यहाँ पर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ हार्ट अटैक ऑब्जर्व ड्यूरिंग 10 ईयर्स पीरियड। 10 ईयर्स पीरियड के दौरान, मतलब इस 10 ईयर पीरियड के दौरान जो नंबर ऑफ हार्ट अटैक ऑब्जर्व हुए हैं, तो उसके टोटल केसेस आपके पास कितने हैं, 5 है। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी इंसिडेंस डेंसिटी या इंसिडेंस रेट को मालूम करें। तो आपको पता है कि इंसिडेंस रेट या इंसिडेंस डेंसिटी का फार्मूला आपके पास क्या है, इंसिडेंस रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, या इसको जो है आप पीटीबी कह सकते हैं या टोटल पॉपुलेशन एन से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आपके पास नंबर ऑफ इंसिडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आपके पास 5 है। टोटल पॉपुलेशन आपके पास कितनी है, 50 है, क्योंकि अगर आप इस सब को करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास टोटल पॉपुलेशन कितनी आएंगी, 50 आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपके पास टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, 30 होंगी। सो यहाँ पर चूँकि 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो 10 ईयर्स के लिए हम जो फॉलो अप कर रहे हैं उसमें हमारे साथ टोटल पॉपुलेशन 30 है। सो नीचे हम क्या कर लेंगे, ऊपर 5 लिख देंगे, नीचे हम 30 लिख देंगे। ठीक है, तो इससे जो आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमारे साथ परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो इंसिडेंस डेंसिटी है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारे डेटा को आप इस तरह से कैलकुलेट करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है जिसमें कहते हैं कि इन 2003 44,232 न्यू केसेस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम वर रिपोर्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, फिर कहते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन 2003 एट रिस्क वाज अप्रॉक्सीमेटली, इतनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इसकी इंसिडेंस रेट मालूम करें 2003 की। सो आपको फार्मूला याद होना चाहिए इंसिडेंस रेट का। ठीक है, इंसिडेंस रेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, पीटी। सो आपने क्या करना है,
आपने इसमें पुटिंग करनी है। आई की जगह आपने पुट कर देना है कितना 44,000 न्यू केसेस जो है 2003 में जो है वो रिपोर्ट हुए थे। 44,232 डिवाइडेड बाय 29 मतलब 290, इसी तरह से 89,077। सो इसको आप जब डिवाइड करेंगे इससे जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसी तरह से आपके पास रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ भी है, तो आपको अब वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे आपको डेटा दिया गया है। न्यूमरेटर हमारे साथ कितना है, मतलब न्यू केसेस एड्स के हमारे साथ 44,232 है। एट रिस्क हमारे साथ जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर इसके साथ इसको हम जब डिवाइड करेंगे, मतलब न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, उसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15.21 ऑफ एड्स होंगे, ठीक है। मतलब हर 1 लाख पॉपुलेशन में जो है 15.21 लोगों को एड्स के होने के चांसेस हो सकते हैं, या उनमें एड्स के केसेस रिपोर्ट जो है वो हो सकते हैं, न्यू केसेस, ठीक है। इसी तरह से आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कहते हैं कि द डायबिटिक फॉलो अप स्टडी इंक्लूडेड 218 डायबिटिक वुमेन एंड 3,823 non-diabetic women. By the end of the study, 72 of the diabetic women and 511 of the non-diabetic women had died. ठीक है, कहते हैं कि the diabetic women were observed of the total of 1,862 person year. So non-diabetic women were observed for a total of 36,653 person year. Calculate the incidence density of the death of the diabetic and non-diabetic. तो इंतहाई सिंपल है, सारा डेटा आपको ऑलरेडी दिया गया है, आपने इसको क्या करना है, अरेंज करना है। न्यूमरेटर आपके पास 72 क्या है, 72 है, मतलब डायबिटिक। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 1,862 है। परसेंट टाइम रेट 72 डिवाइड बाय द, इसको तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से या 100 से, तो आपके पास 38.6 पर 1000 परसेंट आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर नॉन डायबिटिक के लिए आप करते हैं तो नॉन डायबिटिक में 511 है, डिनोमिनेटर आपके पास 36,653 है। इसी तरह से इसको जब आप करते हैं तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इंतहाई सिंपल है, इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। आप इस पर प्रैक्टिस करके इसको आसानी से सीख सकते हैं। अब आ जाते हैं रिस्क की तरफ। व्हाट इज़ रिस्क, रिस्क किसे कहते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर रिस्क के बारे में मैं आपको बताऊं तो रिस्क से मुराद ये है कि किसी चीज़ के होने का अगर अंदेशा हो, ख़तरा हो, ठीक है, चांसेस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंपल अल्फाज में रिस्क कहते हैं, ठीक है। द लाइकलीहुड दैट एन इंडिविजुअल विल कंट्रैक्ट अ डिजीज़ इज़ कॉल्ड रिस्क। मतलब यह है कि किसी शख्स को बीमारी का होने का अंदेशा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ऐसी सिचुएशन को हम रिस्क कहेंगे, ठीक है। इस डिफिनीशन को आप अपने साथ याद कर सकते हैं। अप्रोचेस टू द मेजरमेंट ऑफ एक्सेस रिस्क, रिस्क को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो एक्सटेंट है, उसको हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो आपके पास रेशियो ऑफ रिस्क फार्मूला है, जिसमें क्या है, जिसमें रिस्क इन एक्सपोज मतलब वो लोग जो कि उस ख़ास इन्वायरमेंट को एक्सपोज हुए होते हैं, डिवाइड बाय रिस्क इन नॉन एक्सपोज मतलब वो लोग जो कि उस ख़ास सिचुएशन को एक्सपोज नहीं हुए थे। वो लोग जो कि एक्सपोज हुए थे और वो लोग जो कि एक्सपोज नहीं हुए थे, तो दोनों ग्रुप में कितना परसेंट जो है बीमारी के होने का अंदेशा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ रिस्क कहते हैं, या रिलेटिव रिस्क भी इसको आप कह सकते हैं। डिफरेंसेस इन रिस्क, अगर रिस्क में आपने डिफरेंसेस मालूम करनी है तो रिस्क इन एक्सपोज माइनस रिस्क इन नॉन एक्सपोज ग्रुप, तो इस तरह से आप डिफरेंस भी जो है मालूम कर सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। रिस्क इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय रिस्क इन नॉन एक्सपोज, इंतहाई सिंपल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो ग्रुप है आपके पास, एक ग्रुप ए है, ठीक है,
एक ग्रुप ए है और दूसरा जो है आपके पास क्या है, ग्रुप बी है। ठीक है, दूसरा आपके पास ग्रुप बी है। सो ग्रुप ए जो है ये वो ग्रुप है जो कि एक ख़ास इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट को एक्सपोज हुई थी। ठीक है, ये एक्सपोज ग्रुप है, एक्सपोज ग्रुप। ठीक है, और ग्रुप बी वो है जो कि उस ख़ास इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं हुई थी, मतलब नॉन एक्सपोज ग्रुप है। ठीक है, नॉन एक्सपोज ग्रुप है। सो रिलेटिव रिस्क में हम क्या करते हैं, रिलेटिव रिस्क में हम रिस्क को मालूम करते हैं कि वो ग्रुप जो कि एक्सपोज हुई थी उस ख़ास इन्वायरमेंट को और वो ग्रुप जो कि एक्सपोज नहीं हुई थी, तो दोनों में किसी भी बीमारी के चांसेस कितने हैं। ठीक है, किसी भी बीमारी के काज होने के चांसेस कितने हैं, तो इसको हम रिलेटिव रिस्क के ज़रिए मालूम करते हैं। सो यहाँ पर आपको एक हर्ट स्टडी दी गई है। ठीक है, देन फॉलो टू सी वेदर कैलकुलेट एंड कंपेयर। सो आपके पास एक एक्सपोज ग्रुप होता है और दूसरा आपके पास नॉन एक्सपोज ग्रुप होता है। एक्सपोज ग्रुप में मिसाल के तौर पर आपके पास दो लोग हैं, एक ए है, ठीक है, और दूसरा बी है। ठीक है, सो ये दोनों जो है उस ख़ास इन्वायरमेंट को क्या हुए थे, एक्सपोज हुए थे। ठीक है, सो एक्सपोज होने की वजह से जब हम देखते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ए को जो है डिज़ीज़ काज हो गई है, जबकि बी को जो है डिज़ीज़ काज नहीं हुई, और इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है, A+B है। ठीक है, इसी तरह से जो नॉन एक्सपोज ग्रुप है, ठीक है, वो भी हमारे साथ क्या है, दो लोगों पर मुश्तमिल सी और डी पर मुश्तमिल ग्रुप है। ठीक है, जिसमें जो नॉन एक्सपोज बंदा सी है इनको बीमारी हो गई है, जबकि नॉन एक्सपोज जो डी है इनको नहीं हुई। इनकी टोटल पॉपुलेशन ये है। अब ये A डिवाइडेड बाय A+B क्या है और C डिवाइडेड बाय C+D कहाँ से आया, तो आपको जो है फार्मूला जो है याद होना चाहिए, जो कम्युलेटिव इंसिडेंस है। ठीक है, कम्युलेटिव इंसिडेंस का फार्मूला आपके पास क्या है, मतलब न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, सो न्यू केसेस आपके पास ए जो है ये क्या है, न्यू केस है, टोटल पॉपुलेशन आपके पास क्या है, A+B है, तो इस वजह से आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, A+B, A डिवाइडेड बाय A+B पुट किया हुआ है। इसी तरह से अगर आप नीचे देखें, फिर दोबारा से जो है आप देखें नोट एक्सपोज ग्रुप में, तो नोट एक्सपोज ग्रुप में जो है इंसिडेंस जो है ये आपके पास C है, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपके पास C+D है, तो C+D जो है हमने कर लिया, तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन भी आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये A डिवाइडेड बाय A+B और C डिवाइडेड बाय C+D जो है ये आपके पास कम्युलेटिव इंसिडेंस फार्मूले के ज़रिए यहाँ पर आया हुआ है। सो अब आपके पास वो ग्रुप जो कि एक्सपोज हुआ है किसी ख़ास इन्वायरमेंट को, तो वो आपके पास ये है। ठीक है, एक्सपोज ग्रुप आपके पास ये है, इंसिडेंस इन एक्सपोज, जबकि वो ग्रुप जो कि एक्सपोज नहीं हुआ था, तो उनमें जो इंसिडेंस आपको रिपोर्ट हुआ है वो ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं सॉरी, सो वो ग्रुप जो कि एक्सपोज हुआ है वो ये है, और वो ग्रुप जो कि एक्सपोज नहीं हुआ है, ठीक है, वो ये है। ठीक है, उनमें इंसिडेंस ये रिपोर्ट हुई है। तो अब इनको हम रिलेटिव रिस्क या रेशियो रिस्क में हम इसको पुट करेंगे। सो रेशियो रिस्क वाला जो फार्मूला है वो हमारे साथ क्या है, रिलेटिव रिस्क फार्मूला, वो हमारे पास एक्सपोज डिवाइडेड बाय नॉन एक्सपोज फार्मूला है। ठीक है, सो एक्सपोज की जगह जो है हम ये ऊपर वाला लिख लेंगे, और नॉन एक्सपोज की जगह हम ये नीचे वाले एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू एक्सपोज ग्रुप, ये ऊपर वाला है, A डिवाइडेड बाय A+B, और C डिवाइडेड बाय C+D जो है ये हमारे साथ नॉन एक्सपोज ग्रुप है। तो इस तरह से ये रिलेटिव रिस्क एक्सप्रेशन आपके पास पूरा हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर इसमें डेटा पुट करें, तो डेटा में अगर आप देखें आपके पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 3000 पॉपुलेशन पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जो कि एक ख़ास इन्वायरमेंट को एक्सपोज हुई थी। एक्सपोज होने की वजह से इसमें 84 लोगों में डिज़ीज़ जो है वो डेवलप हुई, जबकि 2916 में डिज़ीज़ जो है डेवलप नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह से नॉट एक्सपोज ग्रुप था, ठीक है, जो कि 5000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 87 लोगों में डिज़ीज़ डेवलप हुई और 4913 में डेवलप्ड नहीं हुई। सो आपके पास
जो इसका कम्युलेटिव इंसिडेंस आएगा वो इसी तरह से आएगा कि 84 डिवाइडेड बाय 3000 एंड 87 डिवाइडेड बाय 5000, ठीक है। सो रिलेटिव रिस्क फार्मूला आपके पास गिवन है, तो इस तरह से उसमें हम पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, ठीक है, वो ये है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आता है 1.61, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, रिलेटिव रिस्क एक्सप्रेशन हो गई। अब इसका मतलब हम जो है फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारे पास रिलेटिव रिस्क ये 1.5 से ज़्यादा आता है या 1 से ज़्यादा आता है तो इससे क्या मुराद है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास रिलेटिव रिस्क जो है 1 के बराबर हो, ठीक है, दैट इज रिस्क इन एक्सपोज इज इक्वल टू रिस्क इन नॉन एक्सपोज। अगर रिलेटिव रिस्क आपके पास 1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वो लोग जो कि एक्सपोज हुए थे और वो लोग जो कि एक्सपोज नहीं हुए थे, तो दोनों में जो है एक ही सिचुएशन होगी, सेम कंडीशन होगी दोनों की, ठीक है, और किसी किस्म की एसोसिएशन इनमें जो है वो नहीं होंगी, किसी किस्म का ताल्लुक जो है इनका नहीं होगा, ठीक है, एक दूसरे से। इसी तरह से अगर रिलेटिव रिस्क जो है ये 1 से ज़्यादा आ जाए, मोर देन 1 आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो लोग जो कि इन्वायरमेंट को एक्सपोज हुए थे तो उनमें बीमारी के चांसेस के ज़्यादा होंगे बनिस्बत उन लोगों के जो कि एक्सपोज नहीं हुए थे। सो इनकी जो एसोसिएशन है वो उस इन्वायरमेंट के साथ पॉजिटिव होगी, मतलब उस इन्वायरमेंट का इन पर बहुत ज़्यादा असर रसूख होगा और काजुअल होगा, केजुअल होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर रिलेटिव रिस्क जो है ये लेस देन 1 आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो कि उस इन्वायरमेंट को एक्सपोज हुए थे, ठीक है, उनमें बीमारी के काज होने के चांसेस कम होंगे बनिस्बत उन लोगों के जो कि एक्सपोज नहीं हुए थे। तो फिर हमारे साथ नेगेटिव एसोसिएशन आएंगी और प्रोटेक्टिव आएंगी, ठीक है, प्रोटेक्टिव कंडीशन होंगी। प्रोटेक्टिव मतलब जितना आप उस इन्वायरमेंट से दूर होंगे उतना ही आपकी जो हेल्थ स्टेटस है वो अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप बुरी इन्वायरमेंट को एक्सपोज होते हैं तो उस बुरी इन्वायरमेंट का आप पर फिर क्या होगा, असर रसूख होगा, आपको इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओड्स रेशो, अब आ जाते हैं ओड्स रेशो की तरफ। ओड्स रेशो का फार्मूला ऑलरेडी आपको दिया गया है, ओड्स रेशो इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय BC, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपोज ग्रुप है, ये नॉन एक्सपोज ग्रुप है, ठीक है। ये आपके पास डिजीज़ काज हुआ है, ये डिजीज़ फ्री है, ये डिजीज़ काज हुआ है, ये डिजीज़ फ्री है। तो अब आपके पास ये AD डिवाइड बाय BC किस तरह से आया है, तो असल में ये एक्सप्रेशन आपके पास AC है, ठीक है, कि A डिवाइडेड बाय क्या, A डिवाइडेड बाय, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन इस तरह से आई है कि असल में ये हमारे साथ ऐसे होता है, A डिवाइडेड बाय C मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय D, ठीक है। सो जब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये D ऊपर चला जाता है A की तरफ, ठीक है, और B नीचे आ जाता है C की तरफ। तो इससे आपके पास जो ओड्स रेशो बनती है वो कैसी बनती है, ओड्स रेशो इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय BC, ठीक है। तो आगे इसको डिस्कस करते हैं। Interpreting odds ratio. Odds is often known as the ratio of money that may be won versus the amount of money bet, ठीक है। So in statistics, an odds of an event is the ratio of the probability that the event will occur to the probability that the event will not occur. odds ratio ये हमारे साथ वो रेशो होती है जिसके ज़रिए हम ये स्टेटमेंट देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में होगा, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, आप हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्या होगा, दिसंबर के मिड में होगा या दिसंबर के लास्ट में होगा। अब मैंने जो बात की है वो भी क्या है, मैंने एक एस्टिमेट लगाया है, मतलब आपके एग्ज़ाम के होने के चांसेस मैं कहता हूँ जनवरी में है और आप कहते हैं कि नहीं दिसंबर में है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम ओड्स कहते हैं। इस कंडीशन को हम ओड्स रेशो के ज़रिए क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इन 100 बर्थ
द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिलीवरी बीइंग अ बॉय इज़ 51% एंड बीइंग अ गर्ल इज़ 49%। मिसाल के तौर पर 100 बर्थ जो है वो हो रहे हैं, जिसमें हम ये प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मैं कहता हूँ कि यार 51% जो है वो बॉयज़ होंगे, बेबी बॉयज़ होंगे, और आप कहते हैं कि नहीं 49% जो है वो बेबी गर्ल्स होंगी, या मैं कहता हूँ कि 60% बॉयज़ होंगे, 40% जो है गर्ल्स होंगी, तो आप कहते हैं नहीं 60% गर्ल्स होंगी, 40% बॉयज़ होंगे। तो अब दोनों के केसेस में क्या है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओड्स रेशो कहते हैं। द ओड्स ऑफ अ डिलीवरी बीइंग अ बॉय इज़ 51 डिवाइडेड बाय 49, तो हमारे पास आ जाएगा 1.04। इन सिंपल टर्म एन ओड्स ऑफ एन इवेंट कैन बी कैलकुलेटेड दैट नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नॉन इवेंट्स। मतलब जितने इवेंट्स हुए होते हैं उसको हम नॉन इवेंट्स पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कि नहीं हुए, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेटिंग रिस्क इन अ कोहॉर्ट। सो आपके पास एक एक्सपोज ग्रुप है, एक नॉन एक्सपोज ग्रुप है, ठीक है। सो एक्सपोज ग्रुप आपके पास क्या है, ए बी है, ठीक है। सो एक्सपोज ग्रुप में जो है हमारे पास ए बी है, जिसमें ए को जो है डिजीज़ हुई और बी को जो है डिजीज़ नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सपोज पर्सन डेवलप डिजीज़। सो इसमें हम जो कह रहे थे कि वो लोग जो कि एक्सपोज होंगे उनमें डिजीज़ होगी, ठीक है। सो उनमें सिर्फ एक को डिजीज़ हुई, जबकि टोटल हमारे पास क्या है, 2 है। तो a डिवाइडेड बाय a प्लस b। इसी तरह से द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन एक्सपोज पर्सन डेवलप अ डिजीज़, तो इस पे हमारे साथ c डिवाइडेड बाय c प्लस d आता है, ठीक है। c को डिजीज़ हुई और d को नहीं हुई, तो c डिवाइडेड बाय c प्लस d। अब यहाँ पर अगर आप देखें odds in a cohort ratio, so expose A B है, non expose C D है। so the odds that an exposed person develop a disease, so हमारे पास आ जाएगा A डिवाइडेड बाय B। मतलब एक्सपोज ग्रुप में A B है ना, तो A डिवाइडेड बाय B हो गया, ठीक है। जबकि नॉन एक्सपोज में C D है, सो इसलिए C डिवाइडेड बाय D हमने लिख दिया, ठीक है। अब odds रेशो क्या है, odds रेशो दैट एन एक्सपोज पर्सन डेवलप द डिजीज़, odds रेशो दैट नॉन एक्सपोज पर्सन डेवलप अ डिजीज़। सो इसको हमने इस तरह से लिख दिया है, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, ठीक है। इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इससे हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, odds रेशो इज इक्वल टू ad डिवाइडेड बाय BC। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी ओड्स रेशो हो गई। तो इंतहाई सिंपल है, जस्ट आपको कंसंट्रेशन देनी होगी और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, तो इससे जो है आप जो रिस्क है उसको मेजर कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग ओड्स रेशो इन अ केस कंट्रोल स्टडी में ओड्स रेशो को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, हिस्ट्री ऑफ नॉन एक्सपोजर, केस हमारे साथ A C है, कंट्रोल हमारे पास B D है, ठीक है। सो द एट दैट अ केस वाज एक्सपोज, तो A डिवाइडेड बाय हमारे साथ क्या होगा, C होगा, ठीक है। द ओड्स दैट कंट्रोल वाज एक्सपोज, तो B डिवाइडेड बाय D हमारे पास आ जाता है। Odds ratio is the ratio of the odds that a case was exposed to the odds that a control was exposed, ठीक है। So आप इस तरह से लिख लेंगे, बाकी सारा वही मेथड है, ठीक है। odds that a case was exposed, केस जो है जो कि डिजीज़ काज हुई है वो एक्सपोज हुई थी, और odds जो कि कंट्रोल हमारे पास वो कंट्रोल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, was exposed, तो ये हमारे साथ B डिवाइडेड बाय D है, ठीक है। सो वही एक्सप्रेशन आपके पास आता है, सारा वही मेथड है, वही कंसेप्ट है, आप लोगों ने कंफ्यूज जो है इसमें नहीं होना है, ठीक है। odds ratio versus relative risk. Odds ratio can be calculated in a cohort study and in a case control study. MCQ's point of view से important points है, जो odds ratio है इस को जो है हम कोहॉर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी जो है इससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कोहॉर्ट स्टडी या केस कंट्रोल स्टडी के ज़रिए भी हम ओड्स रेशो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। द एक्सपोजर ओड्स रेशो इज इक्वल टू द डिजीज ओड्स रेशो, ठीक है। रिलेटिव रिस्क कैन ओनली बी कैलकुलेटेड इन अ कोहॉर्ट स्टडी, जबकि रिलेटिव रिस्क को जो है हम सिर्फ कोहॉर्ट स्टडी के ज़रिए ही क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि ओड्स रेशो को हम कोहॉर्ट स्टडी और इसके साथ साथ केस कंट्रोल स्टडी के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर आपके पास ओड्स रेशो जो है ये 1 के बराबर आ जाए तो एक्सपोजर इज़ नॉट रिलेटेड टू डिजीज़, तो जो एक्सपोजर हुआ होता है तो उसका डिजीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई रिलेशनशिप जो है एसोसिएशन नहीं होती, और इस तरह से ये इंडिपेंडेंट होता है। अगर ओड्स रेशो जो है ये 1 से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोजर इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू डिजीज़, जो बीमारी काज हुई है तो उसका जो लिंक है, कनेक्शन है, वो उस कंडीशन के साथ है, उस एक्सपोजर के साथ है, ठीक है, और पॉजिटिव एसोसिएशन होगी और कैजुअल होगी। लेकिन अगर ओड्स रेशो ये आपके पास 1 से कम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोजर जो है ये नेगेटिवली जो है उस डिज़ीज़ के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। मतलब ये है कि अगर हम उस एक्सपोजर को एक्सपोज नहीं होते, उस इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं होते, तो हमें डिज़ीज़ नहीं होती, ठीक है। सो नेगेटिव एसोसिएशन होगी और ये हमारे साथ प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है। Attributable risk is a measure of excess risk that is attributed to the exposure, ठीक है। Attributable risk से मुराद ये है कि attributable risk ये हमारे साथ वो रेशो है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम measure करते हैं excess of risk को, ठीक है। that is attributed to the exposure, जो कि क्या करती है, रोल प्ले करती है हमारे एक्सपोज होने में, कि हम उस एनवायरनमेंट को एक्सपोज हुए तो हमारे एक्सपोज होने में किन चीज़ों का हाथ है, किन चीज़ों ने रोल प्ले किया है, तो उसको मेजर करने के लिए हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। Attributable risk in the exposed group equals the difference between the incidence in the exposed group and the incidence in the non-exposed group, ठीक है। Attributable risk जो है exposed group में ये बराबर होता है, ठीक है, equals the difference, मतलब ये बराबर करता है वो ग्रुप जो कि एक्सपोज हुआ था और वो ग्रुप जो कि एक्सपोज नहीं हुआ था, तो इन दोनों ग्रुप में जो इंसिडेंस में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको क्या करती है, उसको इक्वल करती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे साथ एक्सपोज ग्रुप है, ये हमारे साथ नॉन एक्सपोज ग्रुप है, ठीक है। तो जाहिर बात है जो ग्रुप एक्सपोज होगा, ठीक है, तो उसके एक्सपोज होने की वजह जो है एट्रीब्यूटेबल रिस्क होंगे, मतलब एट्रीब्यूटेबल फैक्टर होंगे जिसकी वजह से वो बंदा जो है उस एनवायरनमेंट को एक्सपोज हुआ था, ठीक है। इंसिडेंस इन नॉन ड्यू टू एक्सपोजर, ठीक है। सो एक्सपोज ग्रुप है ये हमारे साथ, ये नॉन एक्सपोज ग्रुप है। इंसिडेंस एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोज या एट्रीब्यूटेबल रिस्क, तो इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज ग्रुप, ये एक्सप्रेशन आप लोगों को याद होने चाहिए। प्रोपोर्शन ऑफ इंसिडेंस एट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोजर, सो प्रोपोर्शनल एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज ग्रुप डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप। सो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला फॉर एट्रीब्यूटेबल प्रोपोर्शन वही है कि रिस्क फॉर एक्सपोज ग्रुप माइनस रिस्क फॉर नॉन एक्सपोज ग्रुप डिवाइडेड बाय रिस्क फॉर एक्सपोज ग्रुप मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है। आपके एग्जाम में ये एक्सप्रेशन जो है आपसे पूछ सकते हैं कि एट्रीब्यूटेबल प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या है, या रिलेटिव रिस्क का फार्मूला क्या है, या ओड्स रेशो का जो फार्मूला एक्सप्रेशन है वो क्या है। तो ये सारे एक्सप्रेशन आप लोगों को याद होने चाहिए। ये वही एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें आप फार्मूला में पुटिंग करके इसको फिर आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, ठीक है, इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 5 एपिडेमियोलॉजी का। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।